भाई गुड आफ्टरनून एवरीवन, बढ़िया हालचाल है। लेट्स गेट टू बिजनेस। ग्रेविटेशन का जेई नीट लेक्चर नंबर 1। जो चीजें हमने ऑलरेडी बोर्ड में पढ़ी है मैं उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा। मैं फोकस करूंगा ऐसी चीजों पे जो हमारे बोर्ड में नहीं थी। सो स्टे विथ मी। सबसे पहले तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एवरीबॉडी नोज दिस। न्यूटन ने कहा था कि दो पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट्स होंगे। These are 2 point-like objects having masses m1 and m2 and separated by a distance r. These will attract each other with a force, attractive force है इन दोनों के बीच में, which is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them. So F proportional to m1 m2 by r square, or which gives me a very lovely equation which says F is equal to G m1 m2 by r square. Okay, so this is a very important idea. अच्छा, अगर मेरे को किसी ने पूछा था कि अगर पॉइंट लाइक मासेस नहीं हुए तो, so for point masses F proportional to 1 by r square. This is called inverse square law. But if masses are big, if masses are not point like, मतलब बड़े masses है, मतलब ये ऐसा है और ये दूसरा ऐसा है, तो और इसका मास है लेट अस से इसका let us say it is m1 and this is m2 and distance between their centers is r, then in this particular case हम सीधा F इज इक्वल टू F प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर नहीं ले सकते। हमको इन दोनों के मासेस का आइडिया लेना पड़ेगा। F इज इक्वल टू G m1 m2 बाय आर स्क्वायर एंड m1 की जगह इट विल बी डेंसिटी 1 इंटू वॉल्यूम 1, मास 2 विल बी डेंसिटी 2, वॉल्यूम 2, द होल ओवर आर स्क्वायर। एंड प्लीज रिमेंबर r हियर इज द डिस्टेंस बिटवीन the centers of masses of both bodies. Here छोटा r is the distance between the centers of mass. अब इसका सेंटर ऑफ मास ये है, इसका सेंटर ऑफ मास ये है, तो इन दोनों के सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस जो है वो छोटा r है। So this was Newton's law of gravitation. आगे बढ़ते हैं। वेक्टर फॉर्म में भी बढ़िया लॉ है। वेक्टर फॉर्म का आइडिया आपको है ही, मैं इस पे ज्यादा सा वो नहीं करूंगा। क्यूट सी चीज है, क्यूट सा इक्वेशन। ये m1 है, ये m2 एंड पोजीशन वेक्टर्स r1 बार एंड r2 बार। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, द फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2, we call it F12 bar. That will be G m1 m2 over mod r12 bar का square into r12 cap। पर ladies and gentlemen, आपका जो r12 bar है, the force on 1 due to 2, बिल्कुल यहां पे नेगेटिव आना लाजमी है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया, क्योंकि r12 बार जो है वो इस प्रकार है, ये आपका R12 बार है, बट फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव होने से फोर्स इज लाइक दिस। वन जो है सॉरी माय मिस्टेक, फोर्स ऑन m1, अरे 2 1 नहीं, 2 1 को खींचेगा ना, ये हमने जो डायग्राम बनाया वो R21 बार का है, सॉरी माय मिस्टेक, ये R21 बार का है। सो R21 बार एंड फोर्स इस तरफ होगा। 1 जो है वो 2 को अपनी तरफ खींचेगा, फोर्स अट्रैक्टिव है, ये R21 बार है, तो इन दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होने से यहां पे माइनस साइन है। ऑल्सो R21 बार एवरीबडी नोज इज R2 बार माइनस R1 बार एंड F21 बार इज इक्वल टू माइनस F12 बार। The force on 2 due to 1 is equal in magnitude and opposite in direction to the force on 1 due to 2. So
Newton's law of gravitation obeys Newton's third law of motion. So this was okay. This is what we dealt with. आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को. एंड नाउ वी आर गोइंग टू ब्रिंग अर्थ इनटू द पिक्चर. नाउ ये तो अब तक दो मासेस थे, बट नाउ वी आर गोइंग टू ब्रिंग अर्थ इनटू द पिक्चर. सो अर्थ का फंडा ये है, फॉर अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स on a body due to earth. तो ये रहा अपना अर्थ, ये अर्थ है जिसका मास है me, एंड ये है एक बॉडी जिसका मास है m, और इन दोनों के बीच में, इन दोनों के सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस r है. So what is the force? Consider a body of mass m placed at point P. The gravitational force on the body due to the earth is force F is equal to G MEM by R square. And due to this force, अब अर्थ जो है, ये अर्थ है, अर्थ इस बॉडी को अपनी तरफ खींचेगा तो बॉडी में एक्सीलरेशन आएगा. The acceleration due to gravitational force is called gravitational acceleration and denoted as G. So G is force over mass. You know, acceleration is F by m. M उड़ जाएगा तो you are left with G is equal to GME by R square. If body is on the earth's surface, now this is one of the most beautiful equations for G. If body is on the earth's surface, then अगर यहां पे हो तो this much distance is equal to the radius of the earth. So R is equal to RE. So तुम्हारा G बन जाता है gravitational acceleration on the earth's surface, GME over RE square. एंड G की वैल्यू, यम्मी की वैल्यू, RE की वैल्यू डाल करके, आई शुडंट बी रीइटरेटिंग ऑल दिस, बट एनीवेज तुम्हारे G की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. मास ऑफ द अर्थ है 6 इंटू 10⁻24 kg एंड RE 6400 किलोमीटर. तो GE की वैल्यू मिल जाती है 9.77 विच इज नियरली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अच्छा, सपोज मैं अर्थ से ऊपर जाऊं. नाउ आई एम लुकिंग एट वेरिएशन विद ऑल्टीट्यूड एंड डेप्थ. अगर मैं अर्थ से ऊपर जाऊं तो मेरे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, अर्थ के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में क्या चेंजेस आएंगे? तो दैट इज सीन इन वेरिएशन. अपने बोर्ड में दो टाइप के वेरिएशन थे, एक विद ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट, दूसरा विद डेप्थ. आज एक तीसरा करेंगे लैटिट्यूड वाला. सो variations in G, पहला वाला with altitude, altitude मतलब height from the earth surface of course. So this is your mother earth, ये है RE और ये है बॉडी जिसका मास m है and it is at a height h above the earth's surface. So consider body at height h above the earth's surface. So आपका जो distance from the center आता है छोटा r, that is equal to RE plus h, and as a result the gravitational acceleration छोटा g is GME by R square. R की जगह RE plus H, we are calling it G at H. So G at H is GME over RE plus H, the whole square. But this equation is appropriate only if H is quite comparable to RE. This equation works only if H is comparable to RE. अगर H is much less than RE,
तो एक नई ट्रीटमेंट करेंगे हम, एंड हम यहां पे क्या करेंगे, ये GH बाई GE इज इक्वल टू GME ओवर RE प्लस H द होल स्क्वायर इनटू, मैंने इसको डिवाइड किया GME ओवर RE स्क्वायर से, GME कट और ये RE को नीचे लाऊं तो 1 प्लस H बाय RE द होल रेज टू -2, एंड अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थियरम इफ H इज मच लेस देन RE तो 1 प्लस H बाय RE रेज टू -2 becomes 1 minus 2H by RE. So GH is GE 1 minus 2H by RE. So this was a very beautiful example. कभी कभी लोग कहते हैं सर ये वापरने का या ये वापरने का, भाई पहले ये वापर के देख लो, अगर आंसर ना आए तो इसको यूज करो, सिंपल एज दैट. सो ये हो गया वेरिएशन विथ हाइट. दूसरा है वेरिएशन विथ डेप्थ. अब हम अर्थ के नीचे चलते हैं, बट बिफोर अर्थ के नीचे चलें हमको इक्वेशन लाना है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी. तो मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया था, मैं उसी चीज का यूज करूंगा विथ डेप्थ. और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला है, इसलिए डायग्राम भी बड़ा है. सपोज ये मेरे पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस है r, एंड यहां पे है पॉइंट P, एट अ डेप्थ D. Okay, now the first thing, the most important thing is, will this, यहां पे एक बॉडी है जिसका मास है m, क्या इस m मास की बॉडी पे पूरा जो स्फीयर है वो मारेगा ग्रेविटेशन? नहीं, ओनली द शेडेड पोर्शन will apply gravitational force on this mass m वाला body. So that is a very important idea कि इस बॉडी पे only shaded portion applies force. Only shaded portion will apply force on the body. Only shaded portion applies force on body at P inside the sphere. अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज है. नाउ मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. सो रो इनटू व्हाट इज द वॉल्यूम? 4/3 pi r cube. So gravitational acceleration inside the sphere is G is equal to gm by r square. मास की जगह रो 4/3 pi r cube ओवर आर स्क्वायर, एंड आर स्क्वायर और आर क्यूब को कट करके मैं, माय गुडनेस, वेरी नाइस. बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं जी. क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर तू ये बॉडी को मास ये यहां पे रख रहा है, तेरे को याद है हमने ये बोर्ड में किया था कि अगर कोई खाली स्फीयर है, दिस इज लाइक अ हॉलो स्फीयर, एंड उसके अंदर ये बॉडी है, तो इस पे फोर्स कितना होगा? तो ये सारे इसको अपनी तरफ खींचेंगे, एंड द नेट फोर्स ऑन दिस बॉडी विल बी 0. Inside hollow sphere is 0. So that is the most important idea कि तू इस चीज को hollow sphere जैसा कंसीडर कर रहा है, तो बॉडी को तूने अंदर रखा है, तो ये वाला तो कोई फोर्स मारेगा ही नहीं उस पे ऊपर. जो तेरा फोर्स मारने वाली चीज है वो तो इस सर्कल के अंदर है, वही मारेगा इस पे फोर्स. तेरा बॉडी अगर कोई hollow sphere, इसको hollow sphere कंसीडर किया तूने, अगर इसके अंदर हो तो कोई फोर्स मारने वाला नहीं है. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इफ द बॉडी इज प्लेस्ड इनसाइड अ स्फीयर, देन दैट sphere, that hollow sphere will apply no force on that particular body. So inside the sphere, the net force on the body is 0. Only when the body is placed outside the sphere, suppose ये है
और ये बॉडी है, तो ये वाला इट विल एक्ट लाइक पॉइंट मास एंड विल अप्लाई फोर्स ऑन दिस बॉडी. दैट इज द प्राइम रीजन व्हाई ओनली द शेडेड पोर्शन, ये शेडेड पोर्शन अंडे जैसा लग रहे ना, only the shaded portion applies force on this body of mass m. Okay, so this done. अब मेरे को डेप्थ के लिए इक्वेशन चाहिए. सबसे पहली बात जो है, हमने यहां पे पूरा तो ये फाइंड कर लिया, इसको जीई कहते हैं. फॉर अर्थ जीई इज जी रो 4/3 पाई आर ई एंड एट डेप्थ डी. अच्छा, ये जो स्फीयर आप देख रहे हैं शेडेड पार्ट, उसका रेडियस कितना है? इजंट इट आर ई माइनस डी. सो फॉर स्फीयर ऑफ रेडियस आर ई माइनस डी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट डेप्थ डी इज जी रो 4/3 पाई. दोनों को डिवाइड कर लो एंड डिवाइड करके रूल किया जाएगा. कैन आई टेक दिस ऑफ ना? कैन आई टेक दिस डायग्राम ऑफ, और आई कैन टेक ओनली दिस मच ऑफ, एंड आई एम गोइंग टू डिवाइड देम. GD by G is G rho 4/3 pi RE minus D over G rho 4/3 pi RE. ये चार टर्म ऑटोमेटिकली कट हो गई. सो दिस इज RE minus D by RE. RE by RE 1 minus D by RE. So GD is GE 1 minus D by RE. So this was the equation for gravitational acceleration at a depth D inside the Earth's surface. Okay. So याद रहे, तुम सरफेस से ऊपर जाते हो, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन घटता है. सरफेस से नीचे जाते हो, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन घटता है. सरफेस पे रहते हो तो ही मैक्सिमम होता है. ऊपर जाओ या नीचे जाओ, एक्सेलरेशन घटेगा ही. Okay. So this was what we have already done. And now look at the third thing which is new. So kindly pay attention here. I am going to see the variation of gravitational acceleration with latitude. Have you heard the term latitude? I'm sure everybody in geography has heard the term latitude, longitude, etc. Does anyone know what latitude is? No? कि सर पता है पर बता नहीं सकता मैं. ऐसे बहुत केस मिले मेरे को. सर पता है लैटिट्यूड होता है पर समझा नहीं पाऊंगा मैं. तो एक काम करते हैं, सबसे पहले लैटिट्यूड डिफाइन करते हैं. ओके, ये अर्थ है. वाह, मस्त अर्थ रहने का. अरे यार, ओके. क्या नीचे का? किसका नीचे का? अरे क्या रे तूने? अबे थोड़ी कोई मेरे को पेंटिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने का, यार तू भी कमाल करता. अब ठीक है. लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द इक्वेटर ऑफ द अर्थ. ये कुछ नहीं है. और ये है अर्थ के ऊपर एक जगह जिसको पी कहता हूं मैं. ध्यान से देखिएगा अब. इफ यू आर लुकिंग केयरफुली, द एंगल मेड बाय द लाइन joining a place on the surface of the earth with the center of the earth with the equatorial line is called latitude of that place. I will define it, don't worry. The angle made by the line joining a place on the earth and the center of the earth with the equatorial line is called the latitude of that place, and it is denoted as lambda.
It will take some time for the definition to sink in. एंगल मेड, अच्छा कौन सी दो लाइन के बीच का एंगल? पहली लाइन joining a place on the earth and the center of the earth. Can you see this line OP? This is the line joining a place on the earth and the center of the earth, and the angle made by this line with the equatorial line. ये है equatorial line. So OP का एंगल इस equatorial line के साथ जो भी बनता है, that is called latitude of that place. Is this now understandable? बात समझ में आई? Okay. अच्छा, now do you know अर्थ घूमता भी है around its axis? Yes, sir. सही है ना? हाँ. Consider the earth rotating with angular speed omega about its axis. A body of mass m is placed at point P. ओके, नाउ अर्थ घूम रहा है, यहां पे एक बंदा खड़ा है. मैंने आपको शायद बहुत टाइम पहले एक बात सिखाई थी और बताई भी थी कि अगर तुम्हारे पास कोई रोटेटिंग बॉडी है एंड उसके ऊपर कोई बॉडी रखा हो तुमने, जैसे फॉर एग्जांपल इसको अर्थ पकड़ लो, ये अर्थ रोटेट कर रहा है और इस अर्थ के ऊपर ये दिव्यलाल खड़ा है. ओके, अगर अर्थ रोटेट करता है, ध्यान से देखेंगे, क्या हुआ? डिड यू सी क्या हुआ? डिड यू नोटिस क्या हुआ? ये अर्थ है, ये इस पे दिव्यलाल. डिड यू नोटिस दैट द बॉडी एक्सपीरियंस्ड एन आउटवर्ड फोर्स? Yes, sir. दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. नाम तो सुना होगा. ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर से बाहर की ओर एक्ट करता है. सो दिस फोर्स टेक्स द बॉडी अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रोटेटिंग बॉडी. सो कहा गया ढक्कन कटे गयो से पता नहीं, ढक्कन किंगे गया. चेतन भाई ध्यान कर लेंगे. ओके, सो द बॉडी ड्यू टू रोटेशन, the body experiences a centrifugal force in the outward direction. इस तरफ. सो सेंट्रीफ्यूगल, भाई सेंट्रीफ्यूगल का इक्वेशन सेंट्रीपिटल जैसा ही, ये बाहर की तरफ बुम, हटा सावन की घटा, mv² बाय आर. अच्छा, v की जगह में आर ओमेगा डाल सकता हूं. सो m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय आर, तो एक आर कट जाएगा एंड व्हाट एम आई लेफ्ट विथ? m ओमेगा स्क्वायर आर. अब ये m ओमेगा स्क्वायर आर का इस तरफ का कंपोनेंट इन दिस डायरेक्शन, ये लैम्बडा है भाई. जिसके साथ थीटा उसके साथ कौन? क्या बात कर रहा है? कोस. ज्यादा मत कोस यार. तो अच्छा सर, मतलब ये बाहर की ओर फोर्स है वगैरह, ये वो टकाटक, तो इसका मतलब अगर दिव्यलाल यहां खड़ा है तो क्या वो उड़ जाएगा? No, sir. दिव्यलाल तो बहुत बार धरती के सरफेस पे खड़ा हुआ है पर आज तक उड़ा नहीं. तो ये एक समस्या गंभीर है कि ये उड़ा क्यों नहीं? ये तो उड़ जाना चाहिए ना, बुम करके. नहीं उड़ता. क्यों? क्योंकि अर्थ ने खींच के रखा है सर उसको. mg जो है वेट, इट एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. क्या बात है? अभी कोई शाना बोलेगा सर नीचे की ओर नहीं, जो तुम वर्टिकली डाउनवर्ड बोल रहे हो वो एक्चुअली तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ ही है ना. तुम यहां से नीचे देखो, अगर यहां से खोदते जाओ तो सीधा सेंटर ऑफ द अर्थ पे पहुंचोगे. सो हम जो वर्टिकली डाउनवर्ड्स लेते हैं दैट इज एक्चुअली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. सो यू सॉ दैट ये mg पकड़ के रखा है. सो मैं इतना लिख दूंगा पहले, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स
का कंपोनेंट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैंने दिखाया डायग्राम में, तो ज्यादा लिखा पड़ी की जरूरत नहीं. एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्बडा. वेट एम जी एक्ट्स ऑन इट. वेट एम जी acts towards the center. Hey, can I take all this off now? Yes. Yes, sir. As system lies in equilibrium. अच्छा, weight gravitational force mg acts on the body towards the center of the earth. So, do you agree that mg is equal to m omega square r cos lambda? Yes, sir. Divya agrees. Anybody who does not agree? Anybody is there who does not agree कि नहीं नहीं, mg is not equal to m omega square r cos lambda? Anybody? Don't be afraid to say anything. The net force on body is, I'm sorry Divyalal, I'm sure Divya will raise an objection to this idea कि सर ये mg और ये दोनों इक्वल क्यों नहीं है, आपने क्यों नेट फोर्स को f डैश इज mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्बडा रखा. अगर मैं दिव्य की बात मानता तो इसका मतलब एनी बॉडी प्लेस्ड एट p, और अगर दोनों फोर्स इक्वल है तो ये बॉडी इस पे mg किस तरफ है, डाउनवर्ड्स, m ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्बडा किस तरफ है, ऊपर. तो अगर मैं दोनों इक्वल हुए और मैं इस बॉडी को छोड़ूं तो ये बॉडी इधर ही रहनी चाहिए. ये देखो चमत्कार होगा. ओह शिट, हाँ सर, नीचे चलिए. हाँ नहीं, नीचे चली गई. मैं नीचे हाथ रखता हूं तो एटलीस्ट इतनी नीचे ना जाए. इसका मतलब ये बॉडी नीचे जाने का अर्थ क्या हुआ कि mg बड़ा है. mg is greater than m omega square r cos lambda. क्योंकि अगर दोनों इक्वल होते तो ये बॉडी मैंने यहां रखा है ना, ये यहीं पे अटका रहता. आनंद. और मैं आपको जादू दिखा रहा होता, जादू तेरी नजर पर नहीं. जैसे मैंने इसको छोड़ा ये नीचे गया टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. इसका मतलब mg बड़ा है. ऑलराइट, सो mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r cos लैम्बडा. और इस f डैश को मैं mg डैश का नाम देता हूं, नेट ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन. m तो कट जाएगा. ऑल्सो भाई किसी ने मेरे से पूछा नहीं यार, सर ये r क्या है. r भाई r जो है ना वो इस सर्कल का, ये जो सर्कल है उसका रेडियस है r. अर्थ का रेडियस तो r ही है, आपको पता है. एंड ये लैम्बडा है तो ये भी लैम्बडा होगा. Anybody giving me a relation between छोटा r, lambda and re? Do you agree cos lambda is adjacent over hypo? So what is, हाँ जी, छोटा हाथ समझ नहीं आया. ये यहां पे अगर बॉडी है तो वो यहां बाहर जाएगा ना, तो कौन सा सर्कल है उसका, वो ये सर्कल है उसका. दिस इज द सर्कल, रोटेटिंग सर्कल. वो इस सर्कल की वजह से बाहर नहीं जाएगा, वो इस सर्कल की वजह से बाहर जाएगा. तो अरे तूने देखा था ना, अपन ने बचपन में किया था ये रोटेशनल मोशन. ये पार्टिकल P कौन से सर्कल पे घूमता है, रेडियस R1 के सर्कल पे या रेडियस R2 के सर्कल में. तो उसी तरह ये पार्टिकल भी गोल गोल चक्कर मार रहा है, उसका सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन का रेडियस क्या है, इजंट इट दिस आर. ओके, यानी अर्थ रोटेट हो रहा है उसका वो. हाँ, पर मतलब m ओमेगा स्क्वायर r जो है वो इस सर्कल की वजह से नहीं है. अगर बॉडी यहां होता ना तो इट वुड हैव बीन m ओमेगा स्क्वायर r ही, तो कोई दिक्कत नहीं थी. पर क्योंकि वो यहां है और उसका रोटेशन इसी सर्कल पे होगा तो
सेंटर से, एक्सिस से इतना डिस्टेंस है उसका, ये है छोटा आर। पीपल, इज दिस अग्रीएबल? एब्सोल्युटली अग्रीएबल। तो छोटा कॉस लैम्बडा इज एडजेसेंट ओवर हाइपो, छोटा आर बाय आर ई कॉस लैम्बडा, तो छोटा आर इज आर ई कॉस लैम्बडा, और उसको मैं प्रस्थापित करूंगा इक्वेशन नंबर समथिंग में। इक्वेशन का कोई नंबर ही नहीं है सर, आपने अपना नंबर तो दिया नहीं उसको। पुट दिस इन वन, यम्मा 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 गोआ। सो मेरा नेट ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या आएगा? जी डैश इज जी माइनस ओमेगा स्क्वायर, आर की जगह आर ई कॉस लैम्बडा, कॉस लैम्बडा कॉस लैम्बडा। Can anyone see this equation? Lovely equation, blue color equation. Here lambda is the latitude of that place. बराबर है ये? तो lambda is the latitude of that place. मैं इसको इस्तेमाल करके SP नंबर कोई है, नंबर क्या है SP? आई थिंक SP7 है शायद, SP7 है ये, SP5 सॉरी नहीं, SP7, SP7। The effect of rotation on the earth on the value of acceleration due to gravity is, सर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया है ना, यही हुआ होगा। Can I take this off now? People, have you taken down the diagram and the equation? Yes, yes, sir. Okay. Can anyone tell me इक्वेटर पे लैटिट्यूड कितना होगा? इक्वेटर पे वेरी गुड। तो अगर पार्टिकल यहां हो तो जो लाइन होगी वो इक्वेटर के साथ कितना एंगल बना रही होगी? 0। और अगर पोल्स की बात करूं, वेरी नाइस, तो पोल पे ये लाइन इक्वेटोरियल लाइन के साथ कितना एंगल बना रही है? 90। भाई याद रखने वाली बात तो यही है कि ऑन दी पोल्स लैम्बडा इज 90 एंड ऑन दी इक्वेटर लैम्बडा इज 0। तो ध्यान से एसपी कौन सा नंबर था? 7। ये इक्वेशन यूज करूंगा। 1 ऑन द पोल्स, यस। इक्वेटर के दोनों साइड 0 होगा। तू बता ना, तू ही ये मुझको बता दे। ये इक्वेटोरियल लाइन है पूरी, पॉइंट अगर यहां हो तो ये लाइन ओपी इस इक्वेटर के साथ कितना एंगल बना रही है? 0। और अगर ये हो पी डैश तो ये ओपी डैश इक्वेटर के साथ कितना एंगल बना रही है? 0। हाँ ना, हाँ ना, अच्छी बात है। ओके, तो भाई जल्दी से, लैम्बडा 90 है पोल्स पे, तो जी ऑन द पोल्स, क्योंकि मेरे पास इक्वेशन साबुत है, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस स्क्वायर 90। भाई एनीबडी टेलिंग मी हाउ मच इज कॉस 90? ओ भाई tan 90 की बात नहीं कर रहा हूं, cos 90 की बात कर रहा हूं। तो g ऑन द पोल्स इज इक्वल टू g, ये तो 0 हो गया पूरा। अच्छा, ऑन द इक्वेटर lambda is 0 degree, so g on the equator is g minus omega square re cos square 0. Cos 0 is 1, so g on the equator G minus omega square re. now based on your infinite experience with mathematics, बताओ तो कौन बड़ा होगा, g या g माइनस समथिंग? जी सर। तो ये g है और ये g माइनस समथिंग है, समथिंग की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो g माइनस समथिंग, तो कौन बड़ा फ्रॉम 1 and 2? g at the poles is greater than g at the equator. हमने ये बात को अर्थ के रेडियस के मद्देनजर रख के भी प्रूफ किया था, याद है? हाँ सर। g on the poles रेडियस बहुत ज्यादा होता है। thus on the poles g is maximum and on the equator
G is मिनिमम। अच्छा, उनका जो SP7 का आंसर है वो A नहीं है, B है, उसको चेंज कीजिएगा। सिंस G greater than G minus omega square RE, that is G on the poles greater than G on the equator. Is this idea absolutely agreeable? कोई शक? नो शक? ओके ओके, आपने इक्वेशन लिख ली है ना उसके, ये रहा। अच्छा, इसको यूज करते मैं एक और चीज करने जा रहा हूं। अच्छा, आपका अगर एसपी का पेज खुला हुआ है तो मैं एसपी नंबर 5 करने जा रहा हूं। स्टे विथ मी। एसपी नंबर 5। सर, हाँ जी, ग्रेविटी इक्वेटर में कम होती है, ग्रेविटेट, रॉकेट्स इंडिया के साउथ में से लॉन्च किए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, एकदम परफेक्ट, क्या बात है, बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन शेयर करा। SP5, the acceleration due to gravity becomes g/2 at a height of, so gh is g/2 कितनी हाइट पे। अब कोई बोलेगा सर हाइट के लिए तो अपने पास दो इक्वेशन थे ना, कौन सा यूज करें? पहले पहला वाला यूज करते हैं, देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। सो वी नो gh is gme over re plus h the whole square। तो gh की जगह ge/2 लगा देता हूं मैं, और जरा ताड़ा ताड़ी करता हूं मैं। भाई जीई की वैल्यू तो हमको पता ही है ना, जीएमई, और काटा काटी का जो माहौल है वो गरमाया हुआ है। एंड ये यहां वो वहां, re प्लस एच द होल स्क्वायर। एक काम करते हैं, रूट ले लेते हैं, तो re प्लस एच इज √2। √2 मतलब 1.414, तो h की वैल्यू 1.4 re माइनस re। अगर आपको 0.4 re जैसा नहीं दिख रहा है, उन्होंने आई थिंक फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है। सो 0.4 इज 4/10। 4/10 मतलब 2/5। एक नजर जरा मारो तो ऑप्शंस पे है ऐसा कोई ऑप्शन? नहीं है सर। तो अपना पहले कोशिश में तो पोपट हो चुका है। नाउ लेट्स ट्राई अ सेकंड टैक। GH is GE 1 minus 2H by RE। Let us see GH कितना है, GE/2। माइनस 2H by RE इधर, एंड 1 माइनस हाफ मतलब हाफ इधर। तो H इज इक्वल टू RE ऊपर चढ़ गया, एंड 2 2s are 4। Is this an option? Yes, sir. So, the moment I see a numerical, I don't know कि हाइट, उसमें भी खासकर हाइट वाला, I don't know कि कौन सा न्यूमेरिकल वर्कआउट होगा इस चीज पे, कौन सा फॉर्मूला वर्कआउट होगा इस पे। तो मैं दोनों लगा के फटाफट देख लेता हूं, अगर वर्कआउट हो जाता है तो सही बात है। अब मैंने ये SP5 किया है, अब मैं करने जा रहा हूं SP, कौन सा, एग्जाम्पल 6 करने जा रहा हूं, लैटिट्यूड वाला ही है, एग्जाम्पल 6। और इसके बाद एक नई चीज दिखाता हूं आपको मैं। एग्जाम्पल 6 जरा तेजी से देख लीजिए। ये सारे न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं मरिहंत मास्टर रिसोर्स बुक इन फिजिक्स में से, बाय DB सिंह। सो बढ़िया बुक लिखी है उन्होंने, हमारे लिए लिखी है। एग्जाम्पल 6, R is the radius of the earth and omega is its angular velocity. GP is the value of G at the poles. G at the poles. The effective value of G dash कितना है at a latitude of 60 degree is, अब अपने को तो मालूम नहीं, सॉरी,
हमको तो जौन पता है वही यूज करेंगे। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। एट द पोल्स, भाई पोल्स पे लैम्बडा 90 होता है, हमने वो लगा के देख लिया है। तो जी एट द पोल्स इज जी माइनस 0 विच इज जी, एंड इसको नाम दिया उन्होंने जीपी। एंड एट द गिवन प्लेस 60 degree. lambda is 60 degree, so g dash is g minus omega square re cos square 60. Cos 60 is how much? Half Half the whole square. g minus omega square re by 4. अब गिवन g कितना है? gp, बट g बोले तो gp, so g dash is gp minus. Omega square re by 4. Is someone checking this out, please? Yes, sir. Agreeable answer? Okay. So this was it. ये जो हमने किया था, ये सारा फंडा ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के वेरिएशन का है। और अब एक नई चीज करने जा रहे हैं, एकदम गर्मा गर्म, ताजा, तड़कती भड़कती उठाई है मैंने। क्या है ये चीज? एकदम नई बात है। This was not inside your board syllabus. This is called gravitational intensity, or you can also call it gravitational field. Now, what is gravitational intensity? Suppose, consider a body of mass बड़ा m as shown. ये रहा बड़ा m बॉडी वाला मास, और ये है पॉइंट P पे छोटा m, दोनों के बीच में डिस्टेंस है r. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, व्हाट इज द फोर्स ऑन छोटा m ड्यू टू बड़ा m? एनीवन? F is equal to G बड़ा M छोटा m बाय आर स्क्वायर। एंड अगर आपको इस तरह चाहिए तो इस तरह। ओके, नाउ 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 अंडरस्टैंड। अब मैं ग्रेविटेशनल फील्ड डिफाइन करने जा रहा हूं। ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द ग्रेविटेशनल फोर्स acting per unit mass of the body. So मैं ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी को डिफाइन करूंगा इज ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन मास ऑफ द बॉडी एट P। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का सिंबल ई बार है, ई बार ले सकते हो या आई बार ले सकते हो। कितना मास है बॉडी का P पे छोटा m? Ladies and gentlemen, this is the basic equation for gravitational field. E bar is F bar by छोटा m. ये छोटा m अच्छा दिख रहा है मुझे? छोटा m, ओके। अच्छा, F bar की वैल्यू है मेरे पास gmm by r स्क्वायर। तो अगर मैं उसको लगा दूं तो क्या मिलेगा मुझे? GM by ये m कट जाना है, एंड ये m कट जाने से E bar is gm by r square into r cap. बस एक बात इंपॉर्टेंट यही है, इसको देखोगे ना आपको किसी की याद आएगी। कोई बता सकता है किसकी याद आ रही है? छोटे जी की। बिल्कुल, इक्वेशन छोटे जी जैसा ही है, पर छोटा जी जो है ना वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। सर ये फील्ड होता क्या है? ओके, समझाता हूं मैं इसका पहले ऐसा यूनिट लिख दूं। ऐसा यूनिट ऑफ ई बार
इज, इसके हिसाब से होगा। फोर्स किस में होता है? न्यूटन। मास किस में होता है? केजी। न्यूटन पर केजी। ओके, यू नो व्हाट इज फील्ड? एनीबॉडी? मैंने एक बार एक टेस्ट में क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द सोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड? पब्लिक ने लिखा था मास। एवरीबॉडी नोज दैट सोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज मास। यू नो, हर बॉडी जिसके भी पास मास है वो अपना असर एक्सर्ट करता है दूसरे के ऊपर। अब जैसे अर्थ के पास मास है, उसका असर हम पे दिखाई देता है। तो हम हैं कौन सी, किसकी फील्ड में? अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्लास ले रहा हूं, सामने बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, मैं जैसा बोलूंगा वैसा ही होगा, हाँ या ना? हाँ सर। क्योंकि तुम सब किसके फील्ड में बैठे हो? मेरे। आपके बराबर। मेरे फील्ड के आगे आप लोगों का मास कुछ नहीं है। अर्थ की बात कर रहा हूं। अर्थ के मास के सामने अपना मास कुछ नहीं है, कोई रत्ती भर नहीं है अपना मास। सो ये सब फील्ड की बात है। जिस भी बॉडी के पास मास है वो बॉडी अपना एक इंफ्लुएंस एक्सर्ट करता है उस एरिया में, उस एरिया को कहते हैं फील्ड। फॉर एग्जाम्पल, यू नो, आपके घर में आपके पिताजी हेड ऑफ द फैमिली है और घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, रामू, श्यामू, पप्पू, गप्पू। तो वो जो इंसान का पावर है, तुम्हारे हेड ऑफ द फैमिली का पावर है इतने सारे लोगों पे, क्या वो तुम सब की वजह से आता है या उनकी पोजीशन की वजह से आता है? पोजीशन की वजह से। पोजीशन। क्या उस आदमी को यह फर्क पड़ता है कि वो ऑर्डर किसको दे रहा है, रामू को दे रहा है या श्यामू को दे रहा है? नहीं। वो तो पालन होगा ही ना, उनके ऑर्डर का तो पालन होगा, चाहे वो रामू हो या श्यामू हो या पप्पू हो या गप्पू हो। वो उस इंसान का फील्ड है। तभी तो हमने फील्ड फाइंड करने में वो चीज का मास उड़ा दिया, चाहे वो रामू हो, श्यामू हो, पप्पू हो, गप्पू हो, उस फोर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ग्रेविटेशनल फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास ऑफ द बॉडी। आपने देखा ग्रेविटेशनल फील्ड के इक्वेशन में सिर्फ एक मास है, और वो किसका है? वो इस बॉडी का है जो फील्ड पैदा कर रहा है, और उस फील्ड में ये बच्चा है। तो उस बच्चे से फर्क नहीं पड़ता, बच्चा हो या कच्चा हो या सच्चा हो, कोई भी हो, ये बंदे का फील्ड इस बॉडी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। दैट इज वाई मैंने मास को निकाल दिया इसमें से। सो ग्रेविटेशनल फोर्स के और फील्ड के इक्वेशन में एक ही फर्क, फोर्स में होते हैं दो मासेस, जबकि फील्ड के इक्वेशन में मात्र एक मास होता है, वो मास जो फील्ड पैदा कर रहा है। डू यू अंडरस्टैंड दैट पीपल? यस सर। बात समझ में आई? ग्रेविटेशनल फील्ड के इक्वेशन में मात्र एक मास, और वो मास कौन सा? वो जो फील्ड पैदा कर रहा है, जिसका फील्ड देख रहे हैं हम लोग। ऑलराइट, सो हियर एम इज द मास, एक सेकेंड, मास ऑफ द बॉडी प्रोड्यूसिंग द फील्ड। फील्ड कैसे देखते हैं का मतलब क्या है? मेरे से पूछा गया सवाल बहुत बढ़िया है कि सर ये बॉडी जो फील्ड पैदा कर रहा है वो देख कैसे सकते हैं हम? यू नो, क्लास में जब बच्चे बैठे हों और मैं कोई चीज करने को कहता हूं, तो चाहे वो दिव्य हो या हित हो या शाश्वत हो या कोई भी हो, डोंट यू अग्री, इररिस्पेक्टिव की कौन बैठा है वो चीज करेगा ही, बराबर? सो इस मास को मैंने उड़ा दिया, पर सर अगर मास ही उड़ा दोगे तो कैसे पता चलेगा कि फील्ड एक्ट कर रहा है? खाली क्लास है, मैं क्या खाली क्लास पे अपना जोर आजमा सकता हूं? हाँ सर, अभी कर रहे हैं। नहीं नहीं, क्लास खाली नहीं है ना, तुम लोग बैठे हो। पर अगर सपोज एग्जांपल ले लो, एक क्लासरूम है, उसमें सर पढ़ा रहे हैं पर अंदर कोई बैठा ही नहीं है, तो सर ऑर्डर किसको देगा? किसी को नहीं। तो अगर तुम ये मास निकाल दोगे तो सर पता कैसे चलेगा कि कितना जोर लगा इस पे? इसलिए तो हम यहां पे क्या रखते हैं? यूनिट मास।
1 kg। ये हमारा टेस्ट मास है। मैं किसी डमी छोकरे को बिठा दूंगा वहां पे और उस पे अपना जोर आजमाऊंगा। सो आपने देखा यहां पे वो मास है 1 किलो। दिस इज जी एम इंटू 1 बाय आर स्क्वायर। वो मास है यहां पे 1 किलो। सो दिस इज एक्चुअली द फोर्स एक्टिंग ऑन 1 kg मास। यूनिट मास मतलब 1 kg मास। सो 1 kg मास पे ये बड़ा एम कितना जोर आजमा रहा है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। बात समझ में आ रही है आपको? फेयर इनफ? यस सर। सो इक्वेशन उसका मस्त है, जी एम बाय आर स्क्वायर। उसमें सिर्फ एक ही मास, ग्रेविटेशनल फोर्स में 2 मासेस हुआ करते थे। अच्छा, थोड़ी और चीजें आपको दिखा दूं ग्रेविटेशनल फील्ड की। मैं क्या कैन आई टेक इट ऑफ नाउ? I hope you are writing this equation, this equation, this equation. Okay? यस सर। Okay. यस सर। Okay, okay, okay. और जब भी तुम वो पॉइंट पी लो ना, हमेशा उस पे 1 किलो अज्यूम कर ही लेने का। बराबर? अगर ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करना चाह रहे हो तो हमेशा वहां अज्यूम करना कि कोई नहीं तो 1 किलो तो है। वो 1 किलो पे जोर आजमाया जा रहा है। ओके? सो लेट अस गो। मैं कुछ एक चीजों के साथ रिलेटेड ग्रेविटेशनल फील्ड की इक्वेशंस दूंगा। फॉर अ पॉइंट मास, जो अभी हमने देखा, एकदम फिर भी बता ही रहा हूं, ये है मास m और ये है पॉइंट P, जहां पे कौन है 1 किलो। 1 kg मास। सो ग्रेविटेशनल फील्ड at point P due to बड़का M is E is equal to gm by r square। अच्छा, for a ring, मेरे पास सपोज ये रिंग है, आपको दिखाई दे रही ना रिंग? रिंग का मास m है, रेडियस r है और ये है सेंटर। अच्छा, इधर जैसे यहां पे P पे 1 किलो रखा है, वैसे O पे अगर मैं 1 किलो रखूं तो व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू एंटायर रिंग? सर एम घुमाएगा ना? कौन घुमाएगा? किसको घुमाएगा? एम हमारा मास जो है पूरी रिंग को घुमाएगा। बेटा, कोई किसी को घुमा नहीं रहा है। ये मास जो m है ना, पूरी रिंग का है। और अगर बीच में तुमने 1 किलो रखा, डोंट यू अग्री, रिंग का हर पोर्शन उसको अपनी तरफ खींचेगा। टिंग 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 टिंग। व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी? Zero. So if 1 kg mass is at the center of the ring, तो net force on it is 0. That is gravitational field. E is also 0. Isn't E force over unit mass? तो अगर फोर्स ही 0 है तो ग्रेविटेशनल फील्ड भी सेंटर ऑफ द रिंग पे क्या होगा? 0। अच्छा, मेरे पास एक और केस है रिंग का। ये है रिंग जिसका वही मास m, रेडियस r, पर अब मुझे सेंटर पे नहीं चाहिए। यहां पॉइंट P रखा, यहां 1 किलो है और इधर से डिस्टेंस है छोटा r। दिस इज द एक्सिस ऑफ द रिंग। ये एक्सिस ऑफ द रिंग है और मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, आपको याद करना पड़ेगा। ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग ऑफ मास m, रेडियस बड़ा r इज, इक्वेशन ध्यान से देखें, E इज gmr ओवर r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज टू 3/2। किसी दिन डिराइव करूंगा इसको मैं, अपने को डेरिवेशन नहीं है, 12th में जाएंगे ना तब इन चीजों को डिराइव करेंगे, डोंट वरी। सो बट राइट नाउ यू आर गोइंग टू राइट दिस डाउन, gmr ओवर बड़ा r स्क्वायर प्लस छोटा r स्क्वायर रेज टू 3/2। अच्छा,
ये हो गया पॉइंट मास, ये हो गया रिंग। सपोज मेरे पास होलोस्फीयर हो, होलोस्फीयर, अगर इमेजिन करो, अगर होलोस्फीयर के अंदर कोई 1 kg मास रख दिया हो तो है जी, सपोज ये होलोस्फीयर है जिसका मास m है, रेडियस r है, और यहां पॉइंट O पे 1 kg मास रखा गया। कैन यू टेल मी व्हाट वुड बी द नेट फोर्स ऑन दिस 1 kg मास एट द सेंटर ड्यू टू द होल स्फीयर? सो नेट फोर्स on 1 kg mass at the center, रिंग के जैसा ही एकदम सेम, ड्यू टू होल स्फीयर इज 0। और अगर नेट फोर्स 0 है तो इसका मतलब है ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड द होलोस्फीयर इज 0। और अगर 1 kg मास, अब ये तो 1 डिमेंशनल था, ये होलोस्फीयर है मेरे पास। आई होप यू रिटन डाउन दीज इक्वेशंस पीपल। आउटसाइड द होलोस्फीयर, ये होलोस्फीयर, मास m, रेडियस r, और पॉइंट P यहां पे है, छोटा r फ्रॉम द सेंटर, यहां पे 1 किलो। भाई what would be the net gravitational field here? कुछ याद आ रहा है? If the mass is lying outside the holosphere, won't this holosphere act like a point mass? People, Point mass, yes sir. ये बन जाता है ऐसा, और कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में? छोटा r. So gravitational field at point P outside the sphere, the hollow sphere. मस्त इक्वेशन, एकदम साधारण, कोई नई बात नहीं। E outside, इज दिस अग्रीएबल? ये तो अपना फेवरेट इक्वेशन है ही, gm/r² अपना पर्सनल फेवरेट है। अच्छा, ये होलोस्फीयर है, एक सॉलिड स्फीयर का भी दे देता हूं। मेरे पास टाइम है क्या? मेरे पास थोड़ा टाइम है, तो मैं सॉलिड स्फीयर का भी दे देता हूं। सॉलिड स्फीयर, अच्छा, ये होलोस्फीयर मतलब पानी पूरी, यू नो पानी पूरी? Yes sir. हाँ, नहीं, सबकी फेवरेट है, सब चाव से खाते हैं पानी पूरी। तो ये पानी पूरी की पूरी इज लाइक अ होलोस्फीयर। उसको फोड़ोगे, अंदर देखोगे क्या मिलेगा? कुछ नहीं, होलोस्फीयर होता है, कुछ नहीं होता उसमें। जबकि सॉलिड स्फीयर मतलब लड्डू, नो यू लड्डू? Yes sir. Laddu. हाँ, लड्डू, लड्डू सबको अच्छा लगता है, मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है। सो ये है सॉलिड स्फीयर, रेडियस r रहने का, मास m रहने का। ये सेंटर पे नहीं लेते, कहीं और लेते, इनसाइड द स्फीयर। तो ये P है, छोटा r है, P पे 1 किलो है। सो कंसिडर पॉइंट P इनसाइड द सॉलिड स्फीयर एट डिस्टेंस छोटा r फ्रॉम द सेंटर। तो सर इस पॉइंट पे कितना होगा ग्रेविटेशनल फील्ड? ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, ये सॉलिड स्फीयर है, हॉलो के अंदर तो 0 होता था। ई इनसाइड, ब्लू कलर में धमाधम इक्वेशन आ रहा है, GmR over r cube. No derivations required. We are all good. And suppose अब कोई पॉइंट लाई कर रहा है आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर, कोई बता सके है मोहे? GMR by r² minus. ये देखो चचा, क्या कर रहे हो चचा?
है क्या कर रहे हो चचा? चाहे स्फीयर हॉलो हो या सॉलिड, अगर पॉइंट पी बार लाई कर रहा है तो वोंट दिस एक्ट एज अ पॉइंट मास? Yes, sir. लेडीज एंड जेंटलमैन, तो कितना होगा रे? GM by R square. माय गॉड, सर वो गलती से R गलती से मिस्टेक हो गया, अच्छी बात है, चेक कर लो महाराज, सही है, लिख लिए इक्वेशंस। अच्छा अब मैं करने जा रहा हूं राउंड 1 का 56, राउंड 1 का 56, चलो भाई फटाफट, मैं उड़ा रहा हूं इसको, ग्रेविटेशनल फील्ड का ही फंडा है ये। राउंड 1 का 56, आई होप यू आर देयर ऑलरेडी। अच्छा, राउंड 1 का 56 कहता क्या है तुमसे? इट सेज, मैं शायद इसको पूरा नहीं करूंगा, पूरा आप कीजिएगा। डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून, ये अर्थ रहना और ये मून रहना। डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज 3.85 इंटू 10 रेज टू 8। ओके, 3.85 इंटू 10 रेज टू 8 मीटर। ओके, at what distance from the earth center the intensity of gravitational field will be 0? तो यहां पे कहीं पे पॉइंट पी अज्यूम कर रहा हूं 1 किलो मास। आपको जब तक कंफर्टेबल ना हो ना तब तक 1 किलो लिखते रहिएगा, मेरे को तो जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, सपोज यहां पे 1 किलो हो तो अर्थ इस 1 किलो को किस तरफ खींचेगा? अपनी ओर। तेरी ओर, तेरी ओर। मेरी ओर। Yes. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ग्रेविटेशनल फील्ड इसकी तरफ है। अच्छा, मून इस 1 किलो को कहां खींचेगा? उसकी ओर। अपनी ओर, अपनी ओर। अच्छा, यहां से पॉइंट पी का डिस्टेंस लेटस से x होगा, वही फाइंड करना, और यहां से कितना होगा? 3.85 इंटू 10 रेज टू 8। ओके, एट पॉइंट पी हमको x चाहिए। एट पॉइंट पी नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इज 0, अर्थात E1 इज इक्वल टू E2। भाई E का इक्वेशन क्या था? GM बाय आर स्क्वायर। ओके, GM by R square. तो G मास ऑफ अर्थ बाय कितना डिस्टेंस है अर्थ और P पॉइंट P में? X का स्क्वायर इज G मास ऑफ मून ओवर 3.85 into 10 raised to 8 minus x the whole square. and quite easy, I'm going to cut GG and I'm going to take this up top. Mass of moon over mass of earth, and let me put that in as nice a way as possible. We are lacking some amount of time. Mass of moon कितना? 7.35 into 10 raised to 22. गंदे मासेस का जमाना है। मास ऑफ अर्थ 5.98 इंटू 10 रेज टू 24। अच्छा, सबसे पहले 7.35 जो है और ये 5.98 को जो है 6 कर लो। ओके, तो यहां पे 7.35 की जगह आप 7.4 करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं। एंड यहां पे 24 माइनस 22 1/100। एंड अब यू आर गोइंग टू टेक रूट both sides, so this becomes 3.85 into 10 raised to 8 minus x over x is, भाई 7.4 का रूट क्या हो सके? 7.4 का रूट क्या हो सकता है? 2.5, मतलब 2.5 का स्क्वायर होता है 6.25, करीबन 2.7 के आसपास रख सकते हैं हम। देख लो 2.7 का स्क्वायर कितना होता है? 7 7 जा 49, 7 to the 14 18, 7 to the 14, 2 to the 4 and 5, ये 9 है, ये 12 है, करीबन 2.7। 100 का रूट कितना? 10, एंड 6 का रूट कितना? 2.4। 2.4 का कितना होता है? करीबन 5.76। सो 2.5 लेना चाहो तो 2.5 भी ले लो, बी माई गेस्ट। ओके,
अब इसको यहां उसको यहां, डू यू थिंक यू कैन फाइंड द आंसर और शुड आई डू इट? व्हाट डू यू थिंक? आप चाहते हो मैं कर दूं? No, sir, we will try. You will try? Yes, absolutely. It's a very good numerical for trial. And I think the last numerical I would like to do, that would be number round 1 का 13. मस्त नंबर है, मैं इसको ऐसे रखता हूं, राउंड 1 का 13. उन्होंने राउंड 1 के 13 में यह कहा है कि किसी प्लैनेट का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है 1.96, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. राउंड 1 का 13. The acceleration due to gravity on a planet G due to planet P is 1.96 meter per second square. If it is safe to jump from a height of 3 meter on Earth, अर्थ पे से 3 मीटर पे से कूद सकते हो आप, तो the corresponding height on the planet will be, भाई अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन याद है ना आपको? सर कूदने का क्या फंडा है? अच्छा, आई एम श्योर आप अपने बिस्तर से जब छोटे थे तो नीचे कूदे होंगे, बराबर, जंप करके. हाँ, वी आर गुड. कभी कभी आप टेरेस के एक अपने घर के टेरेस के थोड़े ऊपर चढ़ जाए और फिर वहां से नीचे कूद सकते हैं, घर के दरवाजे के से नीचे तक. आप अगर और ऊंचाई से कूदेंगे तो क्या होगा? Injury, sir, injury. इंजरी इज अ वेरी जनरल टर्म. अगर आप और ऊंचाई से कूदेंगे तो और स्पीड में आएंगे धरती पे, और स्पीड में आएंगे तो वो जो स्पीड है वो आपकी हड्डियां बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, आपका बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा. सो सेफ स्पीड होती है जंप करने की, वो ये है. वी नो, सपोज अ पर्सन जंप्स फ्रॉम अ हाइट h onto the ground. The speed with which, v square minus v0 square is 2ax. a की जगह g लगा लो, v0 0 ले लो. The speed at which he reaches the ground is v is root of 2gh. So given the speed on the earth is equal to the speed on the planet, तभी बंदा शांति से कूद पाएगा. तो रूट ऑफ 2g on the earth, h on the earth, root of 2g on the planet, h on the planet. Shall I square both sides and shall I cut 2? I am squaring both sides and I am cutting 2. Let me find out a rough answer. So GEHE is GPHP. मुझे HP फाइंड करना है ना, हरि प्रसाद. GHE by GP. अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8, HE कितना है 3, GP कितना है 1.96. 9.8 एंड 1.96 ये 2 है, मतलब ये 5 होगा. 9.8 by 1.96 is 5 into 3. My answer should be around 15 meter. Check that. आपको बता दूं, ये GP 1.96 किसका है? मून का है करीबन. तो वहां से आपने नील आर्मस्ट्रांग को मून पे चलते हुए देखा, इतनी जोर से कूदेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, 15 मीटर से कूदेगा तो भी उसको इंजरी नहीं होगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम है. ऑलराइट, सो आई थिंक वी शैल स्टॉप हियर फॉर द डे. नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो और आगे बढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी करेंगे. सो टिल दैट टाइम यू कीप सॉल्विंग दिस. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.